ऑलराइट, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ जो टॉपिक्स छूट गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ई कोलाई में टोटल 4000 जीन्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसी के आगे थोड़ा सा ये टॉपिक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें पता चला था कि 4000 के करीब जीन्स होती हैं। ऐसे ही एक यीस्ट होती है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसके अंदर करीब 600 जीन्स होती हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम है, याद रखिएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के अंदर 6000 होंगी, 6000 जीन्स होती हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको मॉडल ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था पहली क्लासेस में, सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, सी एलिगेंस। इसमें 18000 जीन्स होती हैं और ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में करीब 13000 जीन्स होती हैं। तो ये हमको कुछ बातें पता चली थी, क्योंकि जब इनकी भी डीएनए सीक्वेंसिंग हुई तो ये पता चला। अब देखिए, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जो दो टेक्निक बेसिकली यूज होती हैं वो होती है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ये पहली टेक्निक, ईएसटी जिसको बोला जाता है, और दूसरी टेक्निक होती है सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स जो होते हैं ईएसटी, इनमें क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि अगर कोई जीन है तो वो अपना एमआरएनए बनाएगी ही बनाएगी। और अगर आप एमआरएनए की स्टडी कर लें कि कितने एमआरएनए प्रेजेंट हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, तो आप उस जीन की भी स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ये पहली टेक्निक में यूज होता है, जिसको ईएसटी बोलते हैं। ऑल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एज एमआरएनए या आरएनए। तो आरएनए की स्टडी इसमें की जाती है। दूसरा होता है सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें क्या होता है, जितना भी जीनोम है, एक सेल का हैप्लॉइड सेट में जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती हैं उसको पूरा सीक्वेंस किया जाता है, इंक्लूडिंग कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन, भाई एक डीएनए होता है, डीएनए का कुछ पार्ट कोड करता है, कुछ पार्ट कोड नहीं करता है। तो ऊपर वाली जो पहली टेक्निक थी उसमें तो सिर्फ हम कोडिंग वाले हिस्से को ही पता लगा रहे थे, लेकिन दूसरी वाली जो टेक्निक है उसमें हम दोनों हिस्सों का पता लगाएंगे, ये बीच वाले हिस्से को भी, मतलब वो उसका पूरा सीक्वेंसिंग, उसके सीक्वेंस का पता लगाएंगे। तो ये थोड़ी सी टफ टेक्निक होती है सीक्वेंस एनोटेशन। नाम याद होना चाहिए कि क्या होता है, बाकी डिटेल्स में तो बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब होता क्या है, देखिए एक सिंपल इसकी जो मेथड होती है, डीएनए आप निकालते हैं एक सेल से। डीएनए एक्सट्रैक्शन की भी कुछ प्रोसेस होती हैं, वो भी हम बायोटेक में डिस्कस करेंगे। उस डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तोड़ा जाता है। जैसे एक बड़ा डीएनए निकला, उसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। जो फ्रेगमेंट्स हमको बन जाते हैं, ये फ्रेगमेंट्स बिल्कुल ही रैंडम होते हैं। हमको नहीं पता कि ये एंजाइम कहाँ से कितना काटेगा डीएनए का, तो रैंडम फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। अब क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं तो इनका एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, मतलब इनको नंबर्स में इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये काम किया जाता है जीन क्लोनिंग टेक्निक से। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को किया क्या जाता है, किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है और उस डीएनए को एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये जो डीएनए है, जैसे एक डीएनए का टुकड़ा ये लिया और यहाँ से जो फ्रेगमेंट था इसको इसमें जोड़ दिया गया, ये तो हमारे पास एक हाइब्रिड डीएनए बन गया है यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास हाइब्रिड डीएनए बना है, फिर इसको बैक्टीरिया में डाला जाता है और बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बैक्टीरिया कुछ ही घंटों में सेल डिवीजन के थ्रू बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं, और जब जब बैक्टीरिया बढ़ेगा तो उसके अंदर का डीएनए भी क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से एक जीन की कई कॉपी बनाई जाती है। इस मेथड को जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो अमल में लाई जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हम करते हैं। अब ये जो हमारे पास ये क्रोमोसोम होता है, ये वाला, इसको हम जनरली बोलते हैं वेक्टर। दो तरीके के वेक्टर होते हैं, बीएसी और वाईएसी। एक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाता है, दूसरा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा डीएनए का सीक्वेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं।
कि आप बैक्टीरिया का यूज करेंगे क्रोमोसोम, BAC यूज करेंगे या YAC यूज करेंगे। तो जब जीन एम्प्लीफिकेशन हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं, एक मशीन होती है, मशीन में उसको ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है। तो मशीन पता लगा लेती है कि डीएनए के फ्रेगमेंट में पहले ए है, टी है, सी है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर है, तो उसका एक डेटा तैयार कर लेती है। तो ये जो मेथड थी ये सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने इसमें, इसका मतलब फादर उसी को बोला जाता है, फ्रेडरिक सेंगर को, जिन्होंने सबसे पहले ये दुनिया को करके दिखाया था ये एक्सपेरिमेंट। अब हमको डीएनए के सीक्वेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्या जरूरत है कि हमको डीएनए को पता लगाएं कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ पर है, कौन सी जीन कहाँ पर है, इसकी जरूरत क्यों है। देखिए होता क्या है, आप मान के चलिए कि हम इंसान है तो बीमार भी पड़ेंगे, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती हैं, मतलब दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं, ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं, जिसमें प्रमुख बीमारी जो है जेनेटिक्स में वो एल्जाइमर्स है, भूलने की बीमारी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूलने की बीमारी बढ़ती जाती है। होता क्या है कि न्यूरॉन्स हमारे डिग्रेड होने लग जाते हैं, तो उस डिजीज को एल्जाइमर्स बोलते हैं। ऐसे ही कैंसर होता है और ऐसी ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जिसमें मसल्स में वीकनेस आ जाती है। तो ये सारी की सारी जितनी बीमारी हैं, इन बीमारियों के लिए 1000 से ज्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, करीब 1200 से 1300 जीन्स मान के चलते हैं हम, इन बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो जीन्स डिफेक्टिव हैं तो ये बीमारी होंगी, अगर वो जीन्स डिफेक्टिव नहीं है तो ये बीमारी नहीं होंगी। तो हम पता कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो हम इसके थ्रू डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू, कि कोई बीमार है, भविष्य में बीमार होगा या नहीं होगा। एक प्रोसेस होती है एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। उसमें क्या होता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, ऑलराइट, तो ये उसकी बेली है मान लीजिए, और यहाँ पर फीटस पल रहा है। फीटस के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें ये फीटस क्या होता है, तैरता रहता है, और ये यहाँ प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होगा। एक सिरिंज डाल के, इंजेक्शन डाल के इस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, फिर उस फ्लूइड की स्टडी की जाती है। उस फ्लूइड में इस फीटस के सेल्स होते हैं, ठीक है। अब वो सेल्स हमको जब मिल जाते हैं तो हमको सेल्स के थ्रू डीएनए भी मिल जाता है, डीएनए सैंपल, और जब हम उसकी स्टडी करेंगे, उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इस फीटस में कौन कौन सी जेनेटिक बीमारियां हैं या कौन कौन से जेनेटिक दोष हैं। उन दोष को ठीक किया जा सकता है अच्छी जीन डाल के। अगर कोई हमारे पास अच्छी जीन है, मान लो जीन ए हमारे पास डिफेक्टिव है, तो हमारे पास एक दूसरा ALL भी होगा जो अच्छा होगा, उसको इस फीटस में अर्ली स्टेज में, बहुत अर्ली पीरियड में, ठीक है, वहां पर इसको इंड्यूस किया जा सकता है। इंड्यूस करने के बाद इस फीटस में वो बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये फायदा थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। जैसे आपके उंगलियों के निशान होते हैं, वैसे ही उंगलियों के निशान क्या होते हैं, उंगलियों के निशान हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से हमारा डीएनए भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो डीएनए से किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, किसी की पहचान बताना, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हिस्सा है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो रिपीटेटिव डीएनए पे डिपेंडेंट है। हमारा जो डीएनए होता है उसमें डीएनए क्या करता है, रिपीटेड सीक्वेंस में होता है बहुत सारा। तो जब हम इस रिपीटेड डीएनए को, रिपीटेटिव डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मतलब गोल गोल घुमा के उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो होता क्या है कि मेजर डीएनए अलग हो जाता है और ये रिपीटेटिव डीएनए अलग हो जाते हैं। तो ये रिपीटेटिव डीएनए जो होता है ये सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। सैटेलाइट डीएनए बेसिकली दो तरीके के होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स, याद रखिएगा। पहला क्या है, मिनी सैटेलाइट्स, और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट्स। मिनी सैटेलाइट्स को VNTR भी बोला जाता है, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स।
टी, यहाँ पर ये ए है या ई है, स्पेलिंग में देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स क्या बोलते हैं? टेंडम का मतलब होता है एक के बाद एक, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, मतलब एक सीक्वेंस में एक के बाद एक कोई चीज आती है तो उसको टेंडम बोलते हैं, और वही चीज रिपीट हो जाएगी तो टेंडम रिपीट्स कहलाएगी। और माइक्रो सैटेलाइट जो होते हैं उनको शॉर्ट टेंडम रिपीट्स बोला जाता है, एसटीआर। वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, एसटीआर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारे पास एक डीएनए है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। हमारे पास एक बड़ा सा डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए है, इसमें सीक्वेंस होते हैं ए टी जी, ए टी जी, ए टी जी, सी सी, ए सी, ए इस तरीके के हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट हम देख सकते हैं कि ए टी जी, ए टी जी, ए टी जी रिपीट हुआ है। समझ में आया? तो इस तरीके के डीएनए को रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। तो जब भी आप इसको एंडोन्यूक्लियस से तोड़ेंगे तो ए टी जी वाले सीक्वेंस क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे और बाकी डीएनए अलग हो जाएगा। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालेंगे तो ये डीएनए जो होगा रिपीटेटिव डीएनए, ये अलग बैंड बनाएगा और ये डीएनए अलग बैंड बनाएगा। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में एक का अलग बैंड बनेगा, दूसरे का अलग बैंड बनेगा। तो ये जो अलग बैंड बना इसको हम सैटेलाइट डीएनए बोल देते हैं। ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये किस तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। पहला वीएनटीआर कहलाते हैं, वीएनटीआर, जिनको आप माइक्रो नहीं मिनी सैटेलाइट्स बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट्स। और दूसरे होते हैं एसटीआर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, जिसको आप माइक्रो सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहला अंतर जो है वो इनके बेस पेयर में होता है। बेस पेयर में कैसा अंतर होता है कि इसमें 10 बेस पेयर से लेकर 60 बेस पेयर तक रिपीट होंगे। मतलब ए टी जी जी, ए टी टी, ए टी टी, कितने हो गए? 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ये हो गया एक सीक्वेंस हमारा। ठीक है। अब यही सीक्वेंस हर बार क्या होगा? रिपीट होगा। हर बार डीएनए में क्या होगा? रिपीट होगा। तो 10 बेस पेयर का भी हो सकता है और मैक्सिमम 60 बेस पेयर का भी हो सकता है। तो ये वीएनटीआर कहलाता है। तो 10 से 60 बेस पेयर, याद रखिएगा। 10 बेस पेयर से 60 बेस पेयर। वहीं जो एसटीआर होते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, उनमें यही जो सीक्वेंस होते हैं ये 2 से 6 बेस पेयर तक होते हैं। ऑलराइट। जैसे 2 मान लो जी, सी और जी है, यही रिपीट होगा, सी जी, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक। दूसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है रिपीटिशन कितने बार होगा। अब इसमें जो देखा गया है वीएनटीआर में, जो रिपीटिशन हमने देखा गया है, वो मान के चलते हैं कि 10 से लेकर 1500 बार तक रिपीट हो सकता है। कोई एक सीक्वेंस 10 बार रिपीट होगा या मैक्सिमम 1500 बार तक रिपीट उसमें हो सकता है। तो ये वीएनटीआर की खासियत होती है। जबकि एसटीआर में यही जो रिपीटिशन होता है ये 5 से लेकर 200 तक रिपीटिशन हमको देखा गया है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो है, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल है वो समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए डीएनए आइसोलेट करते हैं। एक सेल से क्या करते हैं? डीएनए आइसोलेट करते हैं। सेल है उससे बाहर उसका डीएनए निकाल लेंगे। उस डीएनए को उसके बाद एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे। एंडोन्यूक्लियस कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक हम ट्रे लेते हैं, ट्रे में जेल भरते हैं। जेल के बाद एक कंघी नुमा एक हमारे पास लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंघी की तरह दिखता है। ठीक है। उस कंघी को पकड़ के यहाँ इस जेल में धसाते हैं और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से छेद बन जाते हैं। उन छेदों में हम क्या करते हैं, ये जो टुकड़े हमने डीएनए के डाले थे, यहाँ पर किए थे एंडोन्यूक्लियस से करने के बाद, उन टुकड़ों को इसके अंदर भर देते हैं, छोटे छोटे डीएनए को भर देते हैं। उसके बाद हम इसको इस ट्रे को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। किस में रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है?
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए क्या करता है, माइग्रेट करता है अपोजिट चार्ज की तरफ। ठीक है, तो सारा का सारा डीएनए क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहां पर जब डीएनए मूव करेगा तो क्या होगा, भारी डीएनए पीछे रह जाएगा और छोटा डीएनए क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमको क्या मिलता है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के यहां पर बैंड्स देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से। ये तो जितनी दूर, ये दूर वाला जो डीएनए होगा वो उतना छोटा होगा, ये स्मॉल होगा क्योंकि ये दूर तक ट्रेवल किया है। और ये जो सबसे पहले पहले ही रह गया है, ये लार्ज डीएनए होगा, हैवी डीएनए होगा, बड़ा डीएनए होगा। तो आपको मोस्टली जो एस टी आर होंगे वो यहां मिलेंगे और वी एन टी आर जो होंगे वो पीछे पीछे को मिलेंगे। तो एक पैटर्न बन जाता है यहां पर डीएनए का। इस पैटर्न को फिर हम क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन लेते हैं, पन्नी जैसी होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी होती है। उस नाइट्रोसेल्यूलोज की पन्नी में यहां पर इस पन्नी को इसके ऊपर बिछा देते हैं। बिछाने के बाद उसको निकाल देते हैं, मतलब इस पन्नी को, नाइट्रोसेल्यूलोज की जो मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन को इस पूरे बॉक्स के ऊपर रखेंगे और एकदम से उठा लेंगे। उससे होगा क्या कि यहां पर हमको ये डीएनए की छाप मिल जाएगी, डीएनए इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है ब्लॉटिंग। क्या बोला जाता है, ब्लॉटिंग। ट्रांसफर कर देता है ये डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे। ये नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। इसके बाद यहां पर हम इस नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन को डुबाते हैं एक फ्लूइड में, जिसमें हमारे पास इस तरीके के डीएनए होते हैं, इस तरीके के फ्रेगमेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जिनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो जो डीएनए यहाँ पर रेडियो एक्टिव हम यूज करेंगे उसको ग्रीन से दिखा देते हैं। तो वो ग्रीन डीएनए क्या करता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ वहां पर आके इस तरीके से जुड़ जाता है। क्योंकि डीएनए माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है, ये सब हम नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद इसका एक एक्सरे लेते हैं, एक्सरे प्लेट में इसकी फोटो लेते हैं, जिसको ऑटो रेडियोग्राफी बोला जाता है। और जब एक्सरे प्लेट में हम इसकी फोटोग्राफी लेंगे तो हमको इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट में थोड़ा मैग्नीफाई करके इस तरीके से पैटर्न हमको देखने को मिल जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये किसका डीएनए है। मेरा डीएनए का ये पैटर्न है तो आपके डीएनए का कुछ और पैटर्न होगा, ऐसा किसी तीसरे का कुछ अलग पैटर्न होगा। तो ये पैटर्न सबका अलग अलग होता है, इसीलिए इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है। इस फिंगरप्रिंटिंग के पैटर्न के बेसिस पे ही हम जितना भी क्राइम सीन में ये डीएनए का यूज होता है, बेसिकली फॉरेंसिक साइंसेज में, वहां इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो ये बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत ज्यादा हद, मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसी की होती है। इसको मतलब नकारती नहीं है जनरली कोर्ट भी, कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स को नकारा नहीं जाता है। आप किसी स्पीशीज का, किसी प्लांट का पता कर सकते हैं इससे, कई कई मामले इससे सुलझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा आपको फिगर में भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से हो रहा है ये प्रोसेस जो है फिंगरप्रिंटिंग की। देखिए, इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया, ये डीएनए हमारा बाहर निकल के आ गया। इसके बाद एंडोन्यूक्लियस से हमने ट्रीट किया तो यहाँ पर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, वही मशीन में रखा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन में उस उसकी छाप ले लेते हैं। फिर उस नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन को हम एक इंक्यूबेटर में रखते हैं, जहां हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है। मतलब जो हमारा लेबल्ड डीएनए होता है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए, वो इस डीएनए के साथ चिपक जाता है और एक हाइब्रिड तैयार हो जाता है। उसके बाद एक्सरे लेते हैं, एक्सरे के बाद फोटोग्राफिक प्लेट में हमको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सरल ही है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में जो टॉपिक छूट गया था। देखिए पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा इसको। नॉर्मल क्रोमोसोम का साइज ये है, जब यही साइज इतना बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा, तो उस क्रोमोसोम को पॉलीटीन क्रोमोसोम बोल दिया जाता है। होता क्या है, एक सेल जब डिवाइड करता है तो सेल सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को, अपने डीएनए को डिवाइड करता है, उसको डबल करता है। जब डीएनए डबल हो जाता है तो फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, आधा डीएनए एक में चला जाता है और आधा डीएनए दूसरे सेल में चला जाता है। कभी कभी क्या होती है कि डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जो होता है उसका बंटवारा नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में सेल में दुगना डीएनए आ जाता है। और यही प्रोसेस 2-4 बार हो जाए तो डीएनए क्या होगा, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना हो जाएगा। तो जिसकी वजह से देखने को हमको क्या मिलता है, इसकी वजह से हमको जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि क्रोमोसोम का साइज नॉर्मल से बहुत ही बड़ा हो गया है। क्रोमोसोम का साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस तरीके के क्रोमोसोम को जायंट क्रोमोसोम बोलते हैं, जायंट, बड़ा, या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में देखने को मिलता है, याद रखिएगा, इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में देखने को मिलता है। खासकर ड्रोसोफिला की बात करेंगे हम, ड्रोसोफिला में सबसे पहली बार देखा गया था। ईजी बालबियानी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था इसको। रिपीटेड डीएनए रेप्लिकेशन होता है विदाउट सेल डिवीजन, तब जाके जाइंट क्रोमोसोम बनता है। दूसरा, ये जो क्रोमोसोम होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये बहुत एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब इसमें जीन एक्सप्रेशन, मतलब 24 घंटे इसकी जीन ऑन रहेंगी। प्रोटीन सिंथेसिस इसमें गजब का होता है। तो क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, कंटिन्यूस प्रोटीन सिंथेसिस की, इसलिए ये वहां पाया जाता है। दूसरा, हमारे पास एक और क्रोमोसोम होता है जिसको लैंप ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। लैंप ब्रश क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके घरों में बोतल साफ करने का एक ब्रश देखने को मिलता है, ब्रश इस तरीके का, इस तरीके का एक ब्रश बोतल साफ करने के लिए आता है। तो पुराने जमाने में वो इस तरीके का आता था ब्रश, ऐसा, जिससे लैंप, चिमनी साफ करते थे लैंप की। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये बिल्कुल इसी की तरह दिखता है, लैंप ब्रश की तरह, तो इसलिए इसका नाम लैंप ब्रश क्रोमोसोम कर दिया है। ये ऊ साइट में, यानी कि एग, फीमेल का जो एग होता है ऊ साइट, उसमें देखने को मिलता है। एम्फीबियन और एवियन में, बर्ड्स में याद रखिएगा, और एम्फीबियन में। मैमल्स में ये नहीं देखने को मिला है। ये सिर्फ एम्फीबियन और बर्ड्स में देखने को मिलता है, या सारे जानवरों में देखने को मिलता है एक्सेप्ट मैमल्स। तो ये भी हाईली एक्टिव होता है जीन में। तो हमारे पास ये जो पहला फिगर है, ये वाला, ये हमारे पास है पॉलीटीन क्रोमोसोम का। पॉलीटीन क्रोमोसोम का देखिए साइज कितना बड़ा है क्रोमोसोम का, बाकी क्रोमोसोम के कंपैरिजन में देखिए इनका साइज कितना है। और दूसरा ये जो है, ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम, बिल्कुल उस शेप का दिख रहा है, देखिए यहां से ये ऐसे 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 इस तरीके का दिख रहा है लैंप ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहां पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। किसका सलाइवरी ग्लैंड, किसका सलाइवरी ग्लैंड बताइए, अभी तो बताया था इंसेक्ट का। और वहीं लैंप ब्रश क्रोमोसोम हमारा कहां पर पाया जाता है, एग में। किसमें, ऊ साइट, जिसको बोलेंगे ऊ साइट। एग तो पक्का होता है, जब पूरा बन जाता है oocyte का डेवलपमेंट हो जाता है तब उसको एग बोलते हैं। जो प्राइमरी स्टेज होती हैं वो oocyte कहलाती हैं। तो oocyte में देखने को मिलता है एम्फीबियंस के और बर्ड्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जेनेटिक्स में। अब इसके अलावा एक टॉपिक और होता है सी डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है सी डीएनए। ये सी डीएनए क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे पास क्या होता है, एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। अब वो डीएनए क्या बटा हुआ होता है, बहुत सारी जीन्स में बटा हुआ होता है। हर जीन क्या करती है, अपना एक एमआरएनए बनाए रहती है, एमआरएनए, ऑलराइट। तो आप क्या करिए, इस एमआरएनए का एक डीएनए की कॉपी, इस एमआरएनए की एक कॉपी बना दीजिए डीएनए के रूप में, ठीक है। मतलब एमआरएनए अगर हमारे पास एक है जिसका कुछ सीक्वेंस है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अब बना दीजिए, तो उस डीएनए को सी डीएनए बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए, ठीक है। तो जितनी भी जीन्स होती हैं वो सी डीएनए के फॉर्म में स्टोर की जाती हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था cDNA। और इसमें और तो कुछ खास इसमें अब बचा नहीं है, जो लगभग सारा था जेनेटिक्स में हमने पढ़ाई दिया है आपको। इसमें अगर कोई टॉपिक अगर छूट गया होगा तो आप मुझे चैट्स में लिख के भेज दीजिएगा, वहां हम ये सब फिर से पढ़ लेंगे। तो आज आपकी जेनेटिक्स यहाँ पर कंप्लीट होती है, इसमें कुछ छूटा नहीं है, या कुछ अगर छूटा होगा तो आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। अब हम बॉटनी वगैरह और कुछ स्टार्ट कर देंगे, या जूलॉजी के कोई और टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। आप मुझे चैट्स में लिख के भेज दीजिएगा, मंडे से करेंगे क्लास। यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? ऑल राइट, चलिए। अच्छा, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया। ओके, ठीक है, नहीं पूछना है। ओके, थैंक यू।